Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine. I am Miss Iram, your social studies teacher. We are on chapter 4, the polar regions and exploration, from unit number 2, Geography of Pakistan. Okay, students, continue this topic, the Arctic. So let's start reading. I have discussed also the polar regions. Understand? The Arctic, page number 26. The first explorer in this region in 325 BCE was a Greek called Pytheas. 700 years later, some Europeans went as far as Greenland and settled there. Today, only the southern part of Greenland is inhabited. लेकिन जो फर्स्ट एक्सप्लोरर था यानी कि इस रीजन को इस रीजन तक पहुंचने वाला, इस रीजन को एक्सप्लोर करने वाला, खोजने वाला, इस इलाके को तलाश करने वाला, वो कौन था? पाइथीस थे वो कौन? पाइथीस यानी कि ग्रीक के रहने वाले, यूनान, ग्रीक, अंडरस्टैंड। और कब उन्होंने किया था? इन 325 BC, यानी कि 325 बिफोर सेंचुरीज में first explorer. Understand? 700 years later, some Europeans went as far as Greenland and settled here. और 700 years later, 700 साल के बाद कौन गए थे? कुछ यूरोपियंस उस तरफ चले गए थे। किस तरफ? ग्रीनलैंड की तरफ। और वो वहीं जो थे सेटल्ड हो गए थे, वहीं वो आबाद हो गए थे। टुडे ओनली द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज इनहेबिटेड। आज जो है वो सिर्फ सदर्न पार्ट, ग्रीनलैंड का सदर्न पार्ट जो है वो सिर्फ आबाद है। इनहेबिटेड का मतलब है रिहाइश होना, आबाद होना, सही है। तो ग्रीनलैंड का सदर्न पार्ट जो है वो सिर्फ आबाद है। The first man to reach the North Pole in the 20th century was an American called Robert Edwin Peary in 1909. अच्छा, और 1909 में कौन पहुंचा था पहले? सबसे पहले नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल पे जो पहुंचने वाला फर्स्ट मैन है, जो पहला आदमी है, वो था एक अमेरिकन जिसका नाम था रॉबर्ट एडविन पियरी। ठीक है, वो कब तक पहुंचे थे? 1909 में, यानी कि 20th सेंचुरी, अंडरस्टैंड, यानी कि 20वीं सदी तक वो जो थे वो नॉर्थ पोल में पहुंचे थे करीब करीब। द पीपल ऑफ द आर्टिक रीजन आर कॉल्ड इनुइट। इनुइट कहते हैं आर्टिक रीजन में के लोगों को, जो आर्टिक रीजन के यानी कि स्कीमोज कहलाते हैं, बाशिंदे, जिनको कहा जाता है स्कीमो, सही है। तो वो कहलाते हैं वो इनुइट कहलाते हैं। बिकॉज देयर आर नो ट्रीज, द इनुइट यूज्ड to build their houses called igloos. यानी कि क्योंकि वहाँ पर कोई दरख्त मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती थी, ये ज़रात वगैरह एग्रीकल्चरल वहाँ पे, क्योंकि इस कदर ठंड पड़ती थी, इस कदर सर्दी थी कि वहाँ पर इसका तसव्वुर भी नहीं था। तो देयर आर नो ट्रीज, द इनुइट यूज्ड टू बिल्ड देयर हाउसेस कॉल्ड इग्लूज आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। तो वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे थे, तो वो क्या यूज़ करते थे? वो अपने लिए जैसे मकान बनाते थे, हाउसेस अपने रहने के लिए, कॉल्ड इग्लूज। तो वो इग्लूज कहलाते थे आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के जो कहलाते हैं तोड़े, यानी कि आइस, बहुत बड़े बड़े जो चट्टाने टाइप की होती हैं, ब्लॉक्स, बर्फ ब्लॉक्स टाइप की, तो उनको क्या करते थे वो, उनसे जो वो बाकायदा इग्लूस बनाते थे। ये इग्लूस क्या है? इग्लूस आर यूजुअली डोम शेप dwelling arctic regions that is usually made of blocks of snow or ice when built for temporary पर्पस ऑफ सॉर्ड वुड और स्टोन, यानी कि टेम्परेरी रहने के लिए, टेम्परेरी जो आपका पर्पस होता है, मकसद के लिए आप जो बनाते हैं। व्हेन परमानेंट दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द indigenous Inuit people of Canada
ग्रीनलैंड, अलास्का एंड ईस्टर्न साइबेरिया, यानी कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो इस टाइप के इग्लूज बनाते थे अपने घर रहने के लिए, और वो अलहदा रहने के लिए। नाउ दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ आइसोलेटेड मटेरियल, और वो अलग रहने के लिए वो क्या कहते हैं, इन आइसोलेटेड का मतलब क्या है, यानी कि अपने आप को आइसोलेट वो करना, यानी कि अकेला वो मटेरियल जमा करते थे, वो एक अलग इस टाइप के अपने अलग अलग हाउसेस तैयार करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट दे यूज kayaks, लाइस बोट्स मेड ऑफ एनिमल skin stretched over a frame. A kayak is a small, narrow water craft which is propelled by means of a double-bladed paddle made of a light frame with a water light covering having a small opening in the top to sit in. यानी कि बैठने का वो ट्रैवलिंग करने का क्या होता था, उसको कयाक्स कहते थे, अंडरस्टैंड। बोट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन स्ट्राइक ओवर अ फ्रेम, और वो किससे बनाते थे, यानी कि एनिमल स्किन को स्ट्रेच करके, यानी कि उसको पूरा उसका खींच कर उसको फैलाकर उसका फ्रेम तैयार होता था, जिससे वो उसको अपने ट्रांसपोर्ट के तौर पर उससे अपनी बोट में उसको यूज करते थे, अंडरस्टैंड। नाउ दे ऑल्सो यूज डॉग ड्रॉन स्लेजेस। डॉग ड्रॉन स्लेजेस मीन क्या है, डॉग ड्रॉन स्लेजेस मीन है, dog drawn sledges mean है, it means a vehicle various forms mounted on runners and often drawn by draft animals used for traveling लोड्स ओवर स्नो आइस एक्सेट्रा। मतलब आइस वगैरह पर आपने देखा कि जैसे वहाँ पर जो पूरी लैंड होती थी वो पूरी स्नो से ढकी हुई होती थी, तो वो उसके लिए इस तरह की जो ट्रैवलिंग के लिए इस तरह की ये व्हीकल्स यूज करते थे, जिसे यानी कि dog drawn sledges, understand। These strong furry dogs are called huskies, और इस तरह की डॉग्स उनके पास होते थे जो हस्कीज मीन्स है यानी कि लाइट लो एंड रफ, अंडरस्टैंड। और फरी डॉग्स का मतलब है टू हियर डॉग्स ग्रोइंग एंड फाइटिंग प्रोटेंड्स दैट यू विल बी ओवरकम बाय आवर एनिमीज एंड सील्स विच मीन्स, यानी कि जब वैसे वो किसी अपने खतरे के लिए कोई दुश्मन वगैरह होता था तो वो उसके लिए इस टाइप के दीज स्ट्रॉन्ग फरी डॉग्स जो थे आर कॉल्ड हस्कीज कहलाते थे, अंडरस्टैंड। द इनुइट हंट सील्स, और जो वहाँ के रहने वाले स्कीमोस थे जिसे इनुइट कहते हैं, वो क्या करते थे, हंट सील्स वल्रोसेस एंड वेल्स एंड कैच फिश, और वो अपने यानी कि इस चीज़ों पर यानी कि वो थे, यानी कि शिकार जो था उनका उनका जो गुजारा होता था वो किन चीज़ों पर होता था, वो इन पर होता था, इन इनुइट हंट। इनुइट हंट मीन्स यानी कि इनुइट हंट सील्स, हंट सील्स कहते हैं विच मीन्स यानी कि एक समुद्री जानवर जो मछलियां खाता है, यानी कि द हंट इज करेंटली प्रैक्टिस इन 6 कंट्रीज, कैनेडा वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सील हंट टेक प्लेस, नामीबिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड रशिया। यानी कि इनका जो इस टाइप के लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उनका जो होता है वो उनका इस पर होता है, एंड कहते हैं इन द ओल्ड डेज इनुइट used spears but today they have guns and harpoons। और जो पुराने लोग थे वहाँ के रहने वाले तो उसमें जो इनिट यूज करते थे यानी कि उस वक्त, अब वो ये यूज करते थे स्पेयर में, यानी कि वो अपने शिकार को इस तरह की चीजों को अपने खाने के लिए इस चीज़ों पे गुजारा करते थे। और जो बाद के आजकल हैं तो वो क्या करते हैं, दे हैव गन्स एंड हारपून्स, वो अपना शिकार किससे करते हैं, गन से और हारपून से। हारपून्स क्या है, अ लॉन्ग शार्प वेपन, यानी कि एक हथियार है एक बहुत बड़ा, और वेलरुसेस कहते हैं दरियाई घोड़े को, अंडरस्टैंड। Okay, students, now come to the next topic, the Antarctica. So let's start reading page number 26. Antarctica is the region around the South Pole. It is a vast ice-covered continent. This area is even colder than the Arctic, with temperatures dropping to as low as minus 87 degrees centigrade.
Icy winds blow at a speed of 300 kilometers per hour. In 1911, a Norwegian called Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole. अंटार्कटिका जो है ये कौन सा इलाका है, रीजन है, ये साउथ पोल पर है. द एंटार्क्टिक रियली मीन्स अपोजिट ऑफ आर्कटिक, यानी कि एंटी आर्कटिक, पॉइंट ऑफ द टू पोल्स ऑन द ग्लोब और अ वर्ल्ड मैप. तो आप देखेंगे कि उस पर आपको ये टू रीजन्स जो है नजर आएंगे. कौन से? द नॉर्थ पोर्शन, the North Pole is also known as the Arctic Circle and the South Pole is known as the Antarctic Circle. अंडरस्टैंड. तो साउथ पोल पर जो अराउंड में है वो कहलाता है एंटार्क्टिका. और ये पूरा एरिया जो है इट इज़ अ वेस्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट. ये पूरा जो बर्रे आज़म है ये पूरा क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट आइस कवर्ड, यानी कि बर्फ से कवर्ड है. दिस एरिया इज एन इवन कोल्डर देन द आर्टिक विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू एज लो एज -87 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा कोल्डर देन है किससे? आर्टिक से. आर्टिक के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इसका लो है टेम्परेचर. इट इज़ अ ह्यूज मास ऑफ लैंड कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड ऑल ईयर अराउंड, यानी कि यहाँ पर पूरा साल इसका क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड रहता है. एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, और विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड जाता है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट वेजिटेशन एक्सेप्ट ऑफ फॉर mosses एंड lichen इन समर. यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड होती है कि यहाँ वेजिटेशन का कोई निशान तक नहीं है. अंडरस्टैंड. The animals in the Antarctic region are penguins, seals, walruses, and whales, besides a big variety of fish. यहाँ पर ये सब चीज़ें बढ़ती हैं. अच्छा, यहाँ पर आइसी विंड्स ब्लो एट स्पीड 300 किलोमीटर्स पर आवर. और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा जो ब्लो मीन्स है, यानी कि ब्लो मीन्स स्ट्रॉन्ग ब्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है जो समंदरी हवा जो कहलाती है, समंदर की साइड से, ओशन साइड से जो इसकी आती है आइसी विंड्स, तो वो इतनी स्पीड से आती है 300 किलोमीटर्स पर आवर के. In 1911, a Norwegian called Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole. और 1911 में, यानी कि 1911 में ये नॉर्वेजियन कॉल्ड रोल्ड अमंडसन, यानी कि वो पहला फर्स्ट मैन था जो साउथ पोल तक पहुंचा है. अंडरस्टैंड. एंटार्क्टिका इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट separated from the nearest other land mass South America by nearly 100 kilometers. एंटार्क्टिका जो है वो किसके करीब है? यानी कि बहुत बड़ा बर्रे आज़म है, बहुत ज़्यादा. इसमें जो है वो इस रीजन में क्या होता है, देयर आर सम रिसर्च स्टेशन फॉर दिस पर्पज, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गए सर्च करने, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर्स विजिट एंटार्क्टिका फॉर रिसर्च. बहुत ज़्यादा इसको तलाश किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा उसको वो किया, लेकिन इसके क्या है, ये बहुत बड़ा वो है कॉन्टिनेंट. इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस रीजन हैज़ लेकिन इसमें जो है आपको इसके नियरेस्ट जो है अमेरिका जो है फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम द नियरेस्ट अदर लैंड मास, यानी कि इसका अलग एक लैंड मास है जो इससे बहुत करीब है, साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका से एक है जो इसका बहुत करीब है, 100 किलोमीटर्स ऑफ द रफेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस. और ये बर्तन जो रखता है 90% जो है वर्ल्ड आइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा आइस जो रखता है 90% वो यही जजीरा रखता है. अंडरस्टैंड. Okay, students, now come to the next, continue this topic, the Antarctica. The first explorers in this region found a land of ice and snow. It is bitterly cold and there are frequent hurricanes. Only a few hardy plants live through the short summer, but seals, whales, and penguins all live here. There are no penguins in the Arctic. देखिए जो पहले जो
जहाँ पर एक्सप्लोरर्स आए थे इस रीजन में, तो उन्होंने यहाँ पर क्या फाउंड किया था, लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, यानी कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है इस ओशन में, इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ क्या है, यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में लैंड बहुत आइस से ये कवर्ड है पूरा। सही है, इन्होंने यही सब देखा कि यहाँ पर ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये पूरा आइस एंड स्नो से कवर्ड है। इट इज़ बिटरली कोल्ड एंड देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स, और यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोल्ड है, सर्दी है बेइंतहा, तो इस वजह से क्या होता है, देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो हरिकेन्स मीन्स क्या है, आंधी तूफान वगैरह जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है। ओनली अ फ्यू हार्डली प्लांट्स लिव थ्रू द शॉर्ट समर बट सील्स वेल्स एंड पेंगुइन्स लिव। यहाँ पर हार्डली ही कोई प्लांट, मुश्किल से ही कोई प्लांट यहाँ पर हो थ्रू द शॉर्ट समर, वो भी शॉर्ट समर, यानी कि जब यहाँ पे जब समर का सीज़न आता है तो आपको पता है कि पूरा साल यहाँ पर कोल्ड रहती है ऑल द ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, समर जो है वो बहुत कम होती है, तो उसमें हार्डली ही कोई प्लांट्स वगैरह हो तो। But seals, whales and penguins all live here. These are animals, water animals. Seals, whales and penguins. ये जो है वो कौन है, पानी के दरियाई एनिमल्स हैं। There are no penguins in the Arctic. और जो पेंगुइन्स है ये आर्टिक में नहीं होती, ये सिर्फ एंटार्क्टिका में ही मौजूद होती है। Understand? In the central part of Antarctica, there are mountains which are 2000 to 3000 meters high. और एंटार्क्टिका का जो सेंट्रल पार्ट है, मेन सेंट्रल में, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे देयर आर माउंटेन्स हैं। कितने, 2000 टिल 2000 टू 3000, यानी कि 2000 से 3000 मीटर्स हाई, यानी कि इतने हाइट पे, बुलंदी पर, इतने हाई पर, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे मौजूद हैं। द माउंटेन स्नो, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, डीप क्रिवेसेस, शिफ्टिंग शीट्स ऑफ आइस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लिजर्ड्स मेक दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एक्सप्लोर। यहाँ पे ये सब देखिए, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी होती है उन सब की ये रीजंस है कि यहाँ पर देखिए माउंटेन्स हैं, स्नो है। माउंटेन्स भी आपने देखा है कि कितने हैं, बहुत हाइट पर हैं, 2000 टिल 3000 हाइट मीटर्स हाइट है, ऊंचे ऊंचे। स्नो, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, यहाँ का जो दर्जा हरारत है कि यहाँ पर हर वक्त स्नो फ्रीज रहती है। डीप क्या कहलाता है, डीप क्रीवेसेस कहते हैं, वेरी डीप क्रैक इन द थिक आइस ऑफ अ ग्लेशियर, यानी कि जब एक पूरा वो ग्लेशियर बन जाता है, बर्फ जो इतनी ज़्यादा फ्रीज हो जाती है और उसका इतना बड़ा सा एक चट्टान बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, वेरी डीप क्रैक। तो वो इन सारी वजूहात से, शिफ्टिंग शीट्स ऑफ आइस, और इतनी सारी जो आइस जब इतनी सारी लेयर्स में बन जाती हैं, एंड द पूरी लैंड पर, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ blizzards. A blizzard is a storm in which snow falls heavily and there are strong winds, यानी कि आने वाला एक वो होता है, यानी कि strong wind होती है एक तरह से, एक जो स्नो फॉलिंग से, एक हैवी स्नो फॉलिंग से, जो यानी कि ये blizzard, यानी कि मेक दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एक्सप्लोर, यानी कि ये सारे इतने सारे कॉसेज हैं जिसकी वजह से किसी का भी इस कॉन्टिनेंट में आना, इस जगह को एक्सप्लोर करना, इस रीजन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पीपल ट्रैवलिंग टू दिस रीजन ऑफन सफ़र फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट, और जो लोग इस रीजन में आते हैं ट्रैवलिंग करके, तो अक्सर उनको क्या होता है, क्या सफ़र करना पड़ता है, फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मीन क्या है, फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं इंजरी टू समवन कॉज्ड बाय सीवियर कोल्ड, यूजुअली टू देयर टॉयज, फिंगर्स, ईयर्स और नोज। अमूमन ये क्या होता है, वो इन सारे हादसात का शिकार होते हैं। फर्स्ट बाइट इज कॉज व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड अफेक्ट्स द फेस, फिंगर्स एंड टॉयज, यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा ठंड की, सर्दी, बर्फ़ की वजह से जो वो उनको इंजरीज आती हैं, तो वो सब उनको सफ़र करनी पड़ती हैं। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू दिस टॉपिक, द एंटार्क्टिका. Today, Antarctica is still uninhabited.
Various countries have set up research stations there where scientists record the climatic conditions and try to find out more about this mysterious continent. There may be oil or valuable minerals here, but no mining is done as the Antarctic Treaty protects the environment of this region. सो स्टूडेंट्स यानी कि अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट वो क्या है स्टिल अनइनहेबिटेड अनइनहेबिटेड का मतलब है गैर आबाद यानी कि वहाँ पर अभी तक जो है कोई भी इंसान जो है वहाँ पर वो आबाद नहीं है. Various countries have set up research stations there where scientists record the climatic conditions and try to find out more about this mysterious continent. मकसद साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपना यहाँ पर जो है वो अपने स्टेशंस बनाए हुए हैं क्योंकि ये अभी तक ये बर्रे आज़म जो है मिस्टीरियस का मतलब है मुअम्मा बनी हुई है यानी कि जो ना हल होने वाला जिसका कोई सोल्यूशन ना हो. मतलब अभी तक जो है वो ये कॉन्टिनेंट जो है वो सबके लिए एक मुअम्मा है. वो यहाँ पर आते हैं उन्होंने अपने ये जैसे कि आप जानते हैं मैं अब एंटार्क्टिका जो है वो दुनिया का सबसे सर्द तरीन कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ दुनिया का सबसे खुश्क तरीन कॉन्टिनेंट भी है. ड्राई दुनिया की सबसे तेज तरीन हवाएं भी यहीं चलती हैं और बाज़ इलाकों में 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हुई रिकॉर्ड की गई हैं. ठीक है. और ये पूरा कॉन्टिनेंट जो वो 98% जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है. इसीलिए यहाँ पर जो है वो कोई इंसानी बस्ती नहीं है. कोई यहाँ पर मुस्तकिल नहीं यहाँ पर बसता यहाँ पर. और इसको जो एक्सप्लोर किया गया वो 1820 में रशियन एक्सप्लोरर ने ही किया इत्तेफाकी तौर पर. वरना इससे पहले इस कॉन्टिनेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था. ये बिल्कुल एक अननोन यानी कि जगह थी. सही है. इसके अलावा ये जो है हर साल मौसम में सरमा यानी कि समर सीजन में यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं साइंटिस्ट की तादाद कम से कम 10,000 से भी ज़ायद हो जाती है कि वो समर सीजन में यहाँ आते हैं और अपने डिफरेंट जो है वो क्या बनाते हैं स्टेशंस यहाँ पर कायम करते हैं. रिकॉर्ड करते हैं यहाँ का क्लाइमेटिक रीजन कंडीशंस जो है वो नोट करते हैं. यहाँ पर अपने डिफरेंट मकसद जो उनकी रिसर्च स्टेशंस बनाकर अपने डिफरेंट जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं. कम से कम 30 ममालिक के से भी के 80 से ज़ायद जो है यहाँ पर स्टेशंस मौजूद होते हैं. सही है. देयर मे बी ऑयल और वैल्यूएबल मिनरल्स हियर but no mining is done as the Antarctic Treaty protects the environment of this region. ये जो Antarctic Treaty protects है ये पूरे एक बाकायदा इसके बारे में यानी कि कहा जाता है कि 1959 में 12 कंट्रीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था. सही है. वो साइन हुआ था कि जिसकी वजह से ये एंटार्क्टिक ट्रीटी प्रोटेक्ट्स जो ये पूरी एक टीम है जो इस इन्वायरमेंट का एंटार्क्टिक रीजन जो इस रीजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है. और यहाँ पर ये जो मिनरल्स माइनिंग होती है इसकी इस पर भी पाबंदी आयद की गई है कि मतलब इधर इसकी सख्त नो माइनिंग इज डन एज एंटार्क्टिक ट्रीटी क्योंकि इसके इन्वायरमेंट की वजह से कि इसका ख्याल रखने की वजह से कि इसके लिए इस वजह से यहाँ पर कोई माइनिंग वगैरह नहीं होती. ये जो एग्रीमेंट ये जो ट्रीटी है प्रोटेक्ट ट्रीटी वो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखती है इस चीज़ का. ठीक है. और यही वो इलाका है एंटार्क्टिक में यानी कि यही वो कॉन्टिनेंट है कि जहाँ विंटर में इसके बाज़ इलाकों में कई हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता और मुकम्मल तौर पर वहाँ अंधेरा रहता है और ये रात कई हफ्तों तक रहती है. अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, note down question answers. Question number 4. Why are the polar regions called the land of the midnight sun? Answer. In the middle of summer in each hemisphere, the sun remains above the horizon all the time. So there is daylight all the time. That is why these are called the land of the midnight sun. Then write question number 5. What are some of the reasons why people explore? Answer.
People explore because they are curious to know about the world. Some early travelers simply wanted to find out more about the world. Other explorers went in search of wealth. They looked for land, minerals, oil fields, spices, and other resources. Now, question number 6. What is the name given to the important period of ocean going exploration? Answer: the age of discovery. Okay, students, this is your homework and this chapter will be continued. Okay, take care. Allah Hafiz.